हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए बीएसएफ, एचसीएम, एएसआई और फायरमैन से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो हिंदी के रहने वाले हैं या हिंदी की 10वीं क्लास है। तो दोस्तों आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक जरूर बने रहिए। और जो भी हमारे भाई इसकी दौड़ पास कर चुके हैं तो उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाली है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को बेल आइकन को भी ऑन कर देना है। और सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आप लोगों को दोस्त सभी नई भर्तियों की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा, कौन सी भर्ती आने वाली है और बीएसएफ, एचसीएम और सभी भर्तियों का एडमिट कार्ड से संबंधित दौड़ सब कुछ के बारे में आप लोग को सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को बिल्कुल भी सही सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि फेक वीडियो या फेक नोटिफिकेशन आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो आप लोग को शुद्ध वाक्य नहीं अशुद्ध वाक्य को बताना है, ठीक है। या इस विद्यालय को आप लोग यह मत सोचिएगा कि यह अशुद्ध है, ठीक है। यह एडिट से मिस्टेक हो गया है, ठीक ना। तो विद्यालय ऐसे लिखा जाता है, वह विद्यालय गया, यह तो शुद्ध वाक्य है। उसने भोजन किया, यह भी शुद्ध वाक्य। वह बहुत खुश था, यह भी शुद्ध वाक्य है। वह मुझे किताब दी, वह मुझे किताब दी, क्या आप लोगों को शुद्ध लग रहा है? नहीं। तो वह मुझे किताब दी यानी कि उसने मुझे किताब दी, यह शुद्ध वाक्य होता। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। सुभाष शब्द का समास है। तो सुभाष शब्द का जो समास है दोस्तों, वह हमारा कर्म धारक समास है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। और एक जरूरी बात है दोस्तों, समास का अगर उल्टा पूछेगा तो वह अभ्यास होता है। और समास के टोटल 6 भेद होते हैं। समास का जो शाब्दिक अर्थ है वह हमारा संक्षेप होता है। और यह जो समास के कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययीभाव समास होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मर चुका हो के लिए एक शब्द है। जो मर चुका है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो वह है दिवंगत। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, दिवंगत। अगला प्रश्न को देखते हैं। कर्ण किस प्रकार का संज्ञा है। जो कर्ण है यह किस प्रकार का संज्ञा है? कर्ण यानी कि कान। तो यह जो है या कर्ण यह जो है दोस्तों एक प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और संज्ञा के टोटल जो भेद होते हैं वह 5 भेद होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है जिसका दुनिया में कोई नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और यह जो जातिवाचक है इसमें जाति बोधक शब्द दिया रहता है। और जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उन्हें भी जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गति करना वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। तो गति करना यानी कि गमन। तो गमन करना वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है, गति करना यानी कि गमन। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा। तो उत्तम का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वह होगा हमारा अधम।
यानी कि अधम और उत्तम आप लोग को मिलता जुलता दिख रहा है ना। अधम का विपरीत होता है उत्तम। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। लाज रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लाज रखना मुहावरा है या इसका सही अर्थ क्या है? तो इज्जत बनाए रखना इसका सही अर्थ है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। हाथ पांव फूलना का अर्थ क्या है? तो हाथ पांव फूलना का अर्थ क्या है? तो हाथ पांव फूलना का जो अर्थ है दोस्तों वह डर जाना, यानी कि बहुत डरा हुआ। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। डर जाना, यानी कि डर से कोई कहे कि मेरा हाथ पांव फूल चुका है, मैं कुछ भी करने या मार झगड़ा या कुछ भी हो सकता है, नहीं जाऊंगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्तचाप किस प्रकार का समास है? तो रक्तचाप जो है यह किस प्रकार का समास है? रक्तचाप हमारा एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों? कारक चिन्ह का लोप होता है। कर्मधारय समास में है जो के समान मिलता है। बहुब्रीहि समास में पर्यायवाची शब्द या भगवान का नाम दिया रहता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह या विलोम शब्द दिया रहता है। और दो और समास है, एक है अव्ययी भाव समास, ठीक है, एक अव्ययी भाव समास, और जो छठा है हमारा, चार यहाँ पर समास का नाम दिया है और ये पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है द्विगु समास। द्विगु समास में संख्यावाचक दिया रहता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। समास के टोटल 6 भेद होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नर नारी किस प्रकार का समास है? तो मैं अभी आप लोग को बताया हूँ। यह योजक चिन्ह या विलोम शब्द किस समास में दिया रहता है? तो यह दोस्तों किस समास में दिया रहता है? तो द्वंद्व समास में दिया रहता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है अनेक शब्द में उपसर्ग है। तो अगर आप लोग को प्रश्न में पूछेगा कि उपसर्ग और प्रत्यय, जो यह उपसर्ग और प्रत्यय है यह दोनों क्या है? तो आप लोग को शब्दांश बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्द में आप लोग को एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसका कोई अर्थ है, उसके पहले उपसर्ग लगाया जाता है, उसके अंत में प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अनेक शब्द में जो हमारा उपसर्ग है वह है हमारा ए, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन ए होगा और उपसर्ग। अगला प्रश्न है जलधि का तात्पर्य क्या है? तो जलधि का जो तात्पर्य है वह हमारा समुद्र होता है। तो रत्नाकर भी समुद्र को ही कहा जाता है। रत्नाकर, जलधि और समुद्र, और इसका जो पर्यायवाची एक सागर भी होता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों वह हमारा ऑप्शन सी होगा समुद्र। अगला प्रश्न है गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? तो गगन जो चुंबी है, यानी कि गगन को चूमने वाली इमारतें गगनचुंबी इमारतें कहलाती है। तो इसमें कौन सा समास है? तो वह जो है दोस्तों बहुव्रीहि समास, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन डी होगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है हृदय का पर्यायवाची नहीं है। तो हृदय का जो एक मतलब पर्यायवाची नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हृदय का पर्यायवाची सबसे पहले कौन कौन है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो उर, दिल और चित्त, यह तीनों हृदय का पर्यायवाची है, इसलिए यह तीनों नहीं हो सकते हैं। तो मन एक जो है हृदय का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर।
अगला प्रश्न है पानी पीना वाक्य में पीना किस प्रकार की क्रिया है। तो क्रिया किस प्रकार की है, पानी पीना में पीना किस प्रकार की क्रिया है। एक जरूरी बात दोस्तों, जिससे कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। जिससे कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है, ठीक है। और क्रिया के दो भेद होते हैं, एक है सकर्मक क्रिया और दूसरी है हमारी अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में जो है हमारी हंसना, रोना, हंसना, रोना, हंसना, रोना, धोना और दौड़ना, मतलब ये सब होता है। तो यह जो है पीना, पीना मतलब अकर्मक क्रिया नहीं है, यानी कि कुछ भी पीना। तो पानी पीना तो कुछ भी पी रहा है ना, तो वह सकर्मक क्रिया होगी। और ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। सकर्मक क्रिया में कर्म का होना पाया जाता है, अकर्मक क्रिया में कर्म का होना नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है भूख लगना में कौन सी क्रिया है। तो यह जो लगना है दोस्तों, भूख लगना में कौन सी क्रिया है। तो मैं आप लोग को अभी बताया हूँ ना, लगना, हंसना, रोना, उड़ना, धोना, इसमें अकर्मक क्रिया होती है, या जहाँ भी मिल जाए वह अकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। दिन में तारे गिनना मुहावरे का अर्थ है। तो दिन में ही तारा गिना जाता है क्या दोस्तों, नहीं। तो यह तो मतलब आप लोग को कैसा शब्द लग रहा है, इसका उपयुक्त मतलब मुहावरे का अर्थ होता है दिन में तारे गिनना, यानी कि बहुत ज्यादा परेशान करना। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है कवि का स्त्रीलिंग रूप है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों, यह एक प्रकार का शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी इसमें पूछा जाता है। तो इस तरह से कवयित्री लिखा जाता है। आप लोग को इस तरह से हमेशा याद कर लेना है और अपने दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। कवयित्री ऐसे ही लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। कवयित्री, कवि का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होता है। अगला प्रश्न है गृहिणी शब्द, गृहिणी शब्द का पुल्लिंग है। तो गृहिणी शब्द, जो गृहिणी शब्द है यह एक प्रकार की स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो जो गृहिणी है यह स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप लोग को गृहिणी का पुल्लिंग शब्द बताना है, ठीक है। तो गृहिणी का जो हमारा पुल्लिंग शब्द है वह हमारा गृहस्थ होगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा गृहस्थ। अगला प्रश्न है नीलकंठ का सही अर्थ है। तो नीलकंठ का दोस्तों जो सही अर्थ है वह है हमारी महादेव जी, यानी कि शिव जी। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, शिव जी, महादेव। अगला प्रश्न है विद्यार्थी में कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों विद्यार्थी का पहले आप लोग संधि विच्छेद कर लीजिए। विद्या धन अर्थी होता है। तो इस तरह से आप लोग प्रत्यय का पता लगा सकते हैं। तो प्रत्यय हमारा अर्थी है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, विद्या धन अर्थी। अगला प्रश्न है सरल का तद्भव क्या होगा। तो देखिए दोस्त, यह जो सरल है इसका तद्भव शब्द बताना है। यह एक प्रकार का तत्सम है, ठीक है। तो इसका तद्भव बताना है। तो इसका जो तद्भव होगा वह हमारा शूल होगा, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, शूल। अगला प्रश्न है कुंठित शब्द का अर्थ है। तो कुंठित जो है इस शब्द का अर्थ क्या है। तो यानी कि कुंठित शब्द का अर्थ हमारा दबा हुआ है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, दबा हुआ। अगला प्रश्न है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका मूल वाक्य है। तो देखिए दोस्त, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। मैं इसका उत्तर बताने के लिए आप लोग को कमेंट में छोड़ दे रहा हूँ।
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका मूल वाक्य है? तो कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइए। मैं प्रश्न संख्या 25 को देखता हूँ। अकर्मक क्रिया की विशेषता क्या है? तो अकर्मक क्रिया की विशेषता क्या है? जिसमें कर्म न हो। तो कर्म का होना जिसमें नहीं पाया जाता है उसे ही अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो यह जो किसमें कर्म नहीं है यानी कि जो कर्म ना ले, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, जो कर्म ना ले। यह लास्ट प्रश्न था दोस्तों। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप लोग यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं 25 प्रश्न लेकर आया था, इन 25 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी भाइयों का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम यहीं अपने वीडियो को क्लोज करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।